गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया था भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान का प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 में इनका वर्णन है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इनका जो तो है वर्णन किया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश है जिनको राज्य को पालन करना क्या होता है, आवश्यक होता है। जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो भारतीय संविधान के निर्माताओं को ये ज्ञात था कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष उसके लोगों में जो नागरिक हैं, नागरिकों में समानता और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में बहुत बड़ी चुनौती आएगी। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का जो मेन उद्देश्य था वो राज्य को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का उद्देश्य रखा गया था। चूंकि इसमें से जो राज्य योजनाएं बनाएगा, जो कल्याणकारी कार्य करेगा, तो राज्य के लिए ये एक निर्देश मात्र है। ये कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि राज्य इसको करे ही और इसके लिए वो क्या करे, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसलिए ये कैसे है, प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब ये अबाध योग अधिकार हैं। राज्य करेगा अपने संसाधनों के अनुरूप ही करेगा। यदि कोई मान लो सरकार है, वो कहती है कि ये कार्य करेंगे, मान लो उसने कोई भी कार्य नहीं किया तो कोई भी व्यक्ति ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है कि ये तो है, ये इस सरकार ने ये योजना के लिए कहा गया था लेकिन इसने लागू नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन जो नागरिक है वो नागरिक उनको जरूर बता देगी 5 साल के बाद कि ये सरकार ने ये कार्य नहीं किया है, तो वो अगली सरकार लाने की कोशिश करे। इसलिए नागरिक उस पर दबाव डालते हैं कि यदि आप अच्छा कार्य नहीं करोगे तो अगली जो सरकार आएगी वो आपकी सरकार नहीं, किसी दूसरे की सरकार आ जाएगी, ठीक है। इसलिए ये बात याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, नागरिक जो तो है चेंज कर सकते हैं सरकार को, ठीक। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश है जिनका नीति निर्माण में पालन किया जाना जरूरी होता है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। कैसा राज्य बनाना है, कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनका जो मेन उद्देश्य है वो कैसा है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। ये स्टेट पीसीएस में पूछा गया उद्देश्य है कि नीति निर्देशक तत्वों को लाए जाने का मेन उद्देश्य क्या है, तो मेन उद्देश्य है भारत को एक कल्याणकारी राज्य को बनाना। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसा है कि जो सरकारें जनता के लिए ऐसा कार्य करेंगी कि सभी लोगों को समान अवसर मिल सके। विशेष करके जो वंचित वर्ग जैसे SC, ST, महिलाएं, बच्चे, सभी लोग, इस समय तो जनरल के लिए भी कुछ 10% का जो रिजर्वेशन दे दिया, तो वंचित वर्गों के लिए ऐसा कार्य करेगी कि वो अधिक से अधिक क्या कर सके, लाभ ले सके और अपना कल्याण कार्य कर सके। ये जो तो है राज्य जो तो है कार्य करेगी। ये जो तो निर्देश दिए गए। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 36, राज्य की परिभाषा। जो मौलिक अधिकार हम लोगों ने देखे थे, तो मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 12 है, जो अनुच्छेद 12 में जो स्टेट की डिफिनीशन दी गई थी, सेम डिफिनीशन आप लोगों की अनुच्छेद 36 में भी बताई गई है कि जो सरकार है, जो भारत सरकार है या जो केंद्र की सरकार है, उसके अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति वैधानिक व्यक्ति आ जाएंगे और लोकसभा राज्यसभा, जो स्टेट हुआ, जो राज्यसभाएं
जो राज्य हो गया, राज्य की विधानसभाएं, विधान परिषद, वो सभी कर्मचारी आ जाएंगे। जो ग्राम पंचायतें होती हैं वो सभी कर्मचारी आ जाएंगे। और इसके जो निजी संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं भी जो राज्य के अंतर्गत कार्य करती हैं वो भी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, आपके अनुच्छेद 36 के अंतर्गत, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। यूपीएससी में पूछा गया एक बार क्वेश्चन है कि जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन से जो तो है व्यक्ति या पर्सन या जो संस्थाएं हैं वो आती हैं। तो याद रखना है, लोकसभा, राज्यसभा, जो हमारे जो तो राज्य की जो सरकारें होती हैं वो उनके सभी कर्मचारी आपके हो गए। जो वैधानिक व्यक्ति होंगे, चाहे राज्य के हों चाहे आपके केंद्र सरकार के हों, वो जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं वो, और जो निजी संस्थाएं हैं राज्य के रूप में कार्य करती हैं, जो सहयोग होती हैं, वो भी जो क्या आएंगी, आपकी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही आएंगी। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 क्या है? नीति निर्देशक तत्व राज्य के शासन में मूलभूत है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्माण में मूलभूत है, लेकिन ये अवाध योग है। लेकिन कहने का मतलब ये है, इनको अवाध योग अधिकार कहा जा सकता है, इनको लागू नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा करके इनको जबरदस्ती जो तो है लागू कराने की कोशिश नहीं कहा जा सकता है, इसलिए इन्हें वाद योग अधिकार भी कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं अनुच्छेद 38 क्लास 1, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना है। राज्य ऐसा कार्य करेगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीति से परिपूर्ण एक राज्य की स्थापना करेगा। आय की असमानता, अनुच्छेद 38 क्लास 2, आय की असमानता और जीवन की जो असमानता है उसको दूर करने की कोशिश करेगा। जो आय की असमानता है उसको क्या करेगा? दूर करेगा। वो ऐसी योजनाएं लाएगा कि जो आय है वो सभी लोगों में क्या हो जाए? समान हो जाए। ऐसा नहीं कि जो इनकम है किसी एक व्यक्ति के ही केंद्रीकरण में चली जाए। वो ऐसी योजनाएं लाने की कोशिश करेगा कि सभी लोगों को समान रूप से वितरित हो सके। जीवन स्तर की असमानता को भी कम करने की कोशिश करेगा कि कुछ लोगों का जीवन ऐसा ना हो जाए कि उनका जीवन गरिमामय पूर्ण ही ना हो, और कुछ व्यक्तियों का जीवन क्या हो जाए, ऐसी योजनाएं बने कि जो अधिक से अधिक उनको लाभ मिल सके और बहुत से कम लोगों को योजनाओं का लाभ ना मिल सके। तो ऐसे कोई भी कार्य राज्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39 रोजी रोटी के पर्याप्त साधन। राज्य ऐसी योजनाएं बनाएगा जिससे देश के नागरिकों को ऐसे रोजगार प्राप्त हो सके जिससे अपनी रोजी रोटी क्या कर सके? चालू रख सके, उनको रोजगार मिलता रहे। ठीक, जैसे मनरेगा वगैरह विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो तो है चलाई गई हैं। दूसरा हो गया अनुच्छेद 39B, देश के संसाधनों को जनहित में प्रयोग करना। जो भी संसाधन है वो राज्य क्या करेगा? संसाधनों को जनहित में प्रयोग करेगा। ठीक, अनुच्छेद क्या हो गया? 39C, उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण। जो भी राज्य उत्पादन करेगा उन संसाधनों को क्या किया जाएगा? विकेंद्रीकरण किया जाएगा, ना कि केंद्रीकरण किया जाएगा। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सभी लोगों को समान रूप से वितरित करने का कार्य किया जाएगा, वो राज्य का कार्य होगा। अनुच्छेद 39D इंपॉर्टेंट है, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यदि व्यक्ति समान समय में समान कार्य कर रहा है तो उसका वेतन क्या होगा? समान होगा। ऐसा नहीं होगा कि पुरुषों को वेतन अधिक मिल जाए, महिलाओं को वेतन कम मिले, ये कार्य नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। अनुच्छेद 39D है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अनुच्छेद 39C, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य ये कार्य करेगा कि नागरिकों का जो स्वास्थ्य है वो क्या रहे? अच्छा रहे। जैसे अभी जो आयुष्मान योजना चली है, आयुष्मान योजना बनाई गई, विभिन्न प्रकार की और योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे जो क्या है नागरिकों के स्वास्थ्य की क्या हो सके? रक्षा हो सके। अनुच्छेद 39F, बचपन यौवन का शोषण ना हो सके। बचपन और
यौवन का शोषण का मतलब ये हो गया कि जो बाल अवस्था है, बाल अवस्था में ही किसी को श्रम में ना लगा दिया जाए, उसे पर्याप्त बौद्धिक विकास करने का क्या मिले, समय मिले, उसे शिक्षा मिले, बाल अवस्था में ही उसे श्रम में ना लगा दिया जाए। अनुच्छेद 39A निःशुल्क कानूनी सहायता एवं समान न्याय प्राप्त करना। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि आर्थिक रूप से कमजोर है तो सरकार उसे कानूनी सहायता प्रदान करेगी। वो भी कैसी, निःशुल्क, उससे कोई भी जो तो है शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार उसके लिए क्या करेगी, वकील प्रोवाइड करेगी। अगर कोई व्यक्ति है जिसके लिए वो अपना क्या कर सकता है, इतना उसके पास नहीं कि वो वकील कर सके, तो सरकार क्या करेगी, उसको एक वकील प्रदान करेगी कि वो अपना केस क्या करे, लड़ सके और समान न्याय सभी को मिल सके। इसका जो तो अनुच्छेद इसके 39A के अंतर्गत आएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 आगे हम लोग इसको बहुत ही एक चैप्टर पूरा है, आगे डिस्कस करेंगे। इसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं का जो तो है वर्णन किया गया है कि पंचायती राज जो है उनमें क्या, पंचायती राज का मतलब ये हो गया जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उसमें पंचायतें होती हैं। तो चूंकि जैसे केंद्र की सरकार हो गई, तो राज्य की सरकार हुई, तो उनकी समस्याएं जो ग्रामीणों की समस्याएं ग्रामीण ही समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कहाँ पे कौन सा तालाब बनना है, कौन सी नाली बननी है, कहाँ पे खंजा बनना है, कहाँ पे नल बनना है। तो इसलिए जो क्या किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया, जो कि क्षेत्रीय स्तर पर अपनी समस्याओं को वो स्वयं क्या कर सके, निराकरण कर सके। इसीलिए अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों का गठन और सशक्तिकरण करने का कार्य किया गया। अनुच्छेद 41 रोजगार का अधिकार, रोजगार का अधिकार कि सभी व्यक्तियों को रोजगार समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएंगे। बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था और विकलांगता में संरक्षण, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी जैसे अभी कुछ सरकारें थी तो बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती थी, मान लो कोई साइकिल दे रहा है, कहीं कोई लैपटॉप बांट रहा है, तो सभी जो तो है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही आएंगी। वृद्धावस्था पेंशन, जो वृद्ध लोग होते हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही आते हैं। और विकलांगता में संरक्षण, जो बेचारे विकलांग दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको क्या किया है सरकार ने, जो तो क्या किया है, उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन किया है, उनके लिए भी कुछ सीटें क्या की गई हैं, रिजर्व की गई हैं। वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कार्य की मानवीय दशाएं, कार्य की कैसी दशाएं, मानवीय दशाएं, महिलाओं का मातृत्व सुरक्षा की कार्य की ऐसी दशाएं होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, मानवीय दशाएं होनी चाहिए। कार्य का जो समय है वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो जैसे जब अंग्रेजों के समय में 16 घंटा 18 घंटा कार्य कराया जाता था, 6 घंटे या 5 घंटे, जो भी 4 घंटे, जैसे भी कार्य वो एक टाइम क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। वो भी कार्य कैसा होना चाहिए, मानवीय कार्य होना चाहिए, अमानवीय पूर्ण कार्य नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ कुप्रथाएं थी कि मैला ढूंढना या विभिन्न प्रकार के और कार्य करने होते थे, उन प्रथाओं को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। महिलाओं का मातृत्व सुरक्षा, महिलाओं का मातृत्व सुरक्षा के अंतर्गत पहले 2017 के पहले महिलाओं का जो मातृत्व सुरक्षा प्रदान थी वो 12 सप्ताह की थी। अब जो है 2017 में इसको परिवर्तित करके 26 सप्ताह कर दी गई है 2 बालकों तक। और जो है क्रंच की भी व्यवस्था की गई है। क्रंच मीन्स जहां पे जो तो है महिलाएं, जो छोटे बच्चे होते हैं वहां पे जो तो है बच्चों के लिए व्यवस्था की गई कि वहां पे बच्चे खेलें। और ये जो तो है जो नियोजित फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं जहां पर कम से कम 10 लोग होते हैं, वहां पर इन चीजों की व्यवस्था की गई है। 43 अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ये बताया गया कि मजदूरों की निर्वाह मजदूरी जो संगठित हो या असंगठित मजदूर हैं उनकी एक न्यूनतम मजदूरी रखी जाएगी जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। वही कहा गया है निर्वाह मजदूरी। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, जो कुटीर उद्योग हैं उन्हें क्या किया जाएगा,
प्रोत्साहन करेगा। जो तो राज्य है उन्हें क्या करेगी, प्रोत्साहन करेगी। उनको जो तो है सरकार से क्या करेगी, सरकार जो तो है बैंकों के माध्यम से क्या करेगी, ऋण प्रदान करने की कोशिश किया जाएगा, जिससे कुटीर उद्योगों को क्या किया जाए, प्रोत्साहन किया जाएगा। अनुच्छेद 43A उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी। जो बड़े बड़े कारखाने हैं, जो उद्योग धंधे हैं, उनमें मजदूरों को क्या की जाएगी, भागीदारी रहेगी कि मजदूरों का भी जो बेनिफिट होता है उसमें से कुछ जो है वो मजदूरों को भी शेयर के रूप में जो तो है अपना जो तो है प्रदान किया जाए। अब आते हैं अनुच्छेद 43B। अनुच्छेद 43B के अंतर्गत 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी संस्थाओं को, सहकारी जो संस्थाएं होती हैं उनको प्रोत्साहन करने की बात की गई कि जो सहकारी संस्थाएं होती हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। जो आपस में कुछ लोग मिल करके कोई भी एक सहकारी संस्था बनाना चाहते हैं तो सरकार क्या करेगी, उन्हें प्रोत्साहन करेगी, उनके लिए क्या करेगी, ऋण की व्यवस्था करेगी। ये कहा गया अनुच्छेद 43B में। अब आते हैं अनुच्छेद 44, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 44, सामान्य नागरिकता संहिता लागू करना। जो राज्य है, सभी संहिता का मीन्स होता है जो तो है नियम कानून, ठीक है। जो तो राज्य क्या करेगी, सभी लोगों के लिए समान नियम जो कानून बनाए जाएंगे। अब अगर हम संहिता की बात करें, जो हमारे नियम होते हैं वो तो एक हमारा होता है आपराधिक और दूसरा क्या हो गया हमारा नागरिक संहिता। तो आपराधिक में क्या होगा, जो सभी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सभी लोगों को जो तो है अगर कोई अपराध करता है तो सभी लोगों को समान रूप से क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। सभी लोगों, भारतीय दंड संहिता के अनुसार सभी लोगों को दंड दिया। लेकिन नागरिक संहिता में क्या किया गया है, जैसे कि गोद लेना, विवाह, ये विभिन्न प्रकार के हैं, ये क्या किया जाएगा, अपना धर्म के आधार पर जो तो है लोग क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। चूंकि भारत में विभिन्न धर्म के, विभिन्न समुदाय के लोग रहने वाले हैं, इसलिए ये सामान्य नागरिकता संहिता में, नागरिक संहिता के अंतर्गत ये जो तो है अपने धर्म के आधार पर लोग निर्णय ले सकते थे। यही जो 3 तलाक का मुद्दा है वो इसी पे है, नागरिक संहिता के आधार पर। चूंकि ये एक गैर आपराधिक है तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो आपका तलाक है या विवाह संबंधी मुद्दे हैं वो अपना व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, धर्म के आधार पर निर्णय ले सकता है। यही 3 तलाक का मुद्दा आपका इसी के माध्यम से आता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ये बताया गया कि 6 वर्ष तक के बच्चों, याद रखना है यहाँ पर हम सिर्फ 6 बच्चे बता रहे, 6 वर्ष तक के बच्चों को बता रहे हैं, 6 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। लेकिन मौलिक अधिकार में जो बताया गया था उसमें यह बताया गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य जो तो है शिक्षा प्रदान करना। जो अनुच्छेद जो 2002 में संशोधन किया गया था और संविधान संशोधन जो तो है 2002 में और 21A अनुच्छेद में रखा गया था। ये हो गया। अब हम आते हैं अनुच्छेद कौन सा, 46। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ये SC ST और पिछड़े वर्गों को लिए कल्याण का कार्य जो तो करना, राज्य कल्याण का कार्य करेगा। जो SC है, ST है, जो पिछड़े वर्ग है उनको क्या करेगा, कुछ ऐसी योजनाएं बनाएगा जो पिछड़े लोग हैं उनका क्या हो सके, अधिक से अधिक कल्याण हो सके। अनुच्छेद 47 मद निषेध, मतलब जो तो है मद निषेध मतलब जो मदिरा पान करने से उससे रिलेटेड है। जैसे जो बिहार में जो तो है दारू पीना जो तो बेचना बिल्कुल बंद है, उसी प्रकार से ये बात कही गई है। तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ही आएगा। अनुच्छेद 48 गौवध निषेध है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत गौवध निषेध है, मतलब ऐसे जीवों को वध नहीं किया जाएगा जो कृषि कार्यों में संलग्न है, ये मतलब होगा। तो उसी के अंतर्गत जो गौवध से निषेध बताया गया है। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण की रक्षा करना, अनुच्छेद 48A में ये बताया गया है कि राज्य जो है वो पर्यावरण की क्या करेगा, रक्षा करेगा। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक
और कलात्मक इमारतों की रक्षा करना। जो भी हमारी ऐतिहासिक परंपरा की इमारतें हैं उनको रक्षा करने का जो कार्य होगा वो राज्य का कार्य है कि वो सभी इमारतों की क्या करे, रक्षा करना जो तो राज्य का कार्य होगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत बताया, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत ये है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया। जो भी कार्यपालिका अपना कार्य करेगी और न्यायपालिका क्या करेगी, अलग अलग कार्य करेगी, वो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत रखा गया। अनुच्छेद 51 में यह बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय शांति की रक्षा करना। राज्य जो है ऐसे कार्य करेगी या ऐसे विदेशों से संबंध रखेगी जिससे कि अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित हो सके। ये हम लोगों का राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट 1 था। अब हम लोग इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में देखेंगे। हम लोग उसमें ये बताने की कोशिश करेंगे जो प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और कैसे क्वेश्चन आए थे, और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में किसने क्या कहा था, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रकार के नीति निर्देशक तत्व जो तो है